चलिए, पिछली क्लास में हम लोग बातचीत कर रहे थे, आपको संविधान के बारे में बता रहे थे और उसको बताते हुए लेजिस्लेशन आपको समझा रहे थे, विधायन। और विधायन की प्रक्रिया में आपको बताया था कि दो तरीके से विधायिकाएं होती हैं, केंद्रीय और एक राज्य वाली। तो इसमें केंद्रीय विधायिका में आपको बताया था कि तीन चीजें होती हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो इन्हीं तीनों को पहले अलग अलग आपको बताया था। आपको पहले राष्ट्रपति, उसका कामकाज, उसकी शक्तियाँ, फिर राज्यसभा, फिर लोकसभा, तीनों अलग अलग बताया था। और बताया था कि लोकसभा से ही हमारी सरकार का निर्माण होता है, सरकार बनती है। जिस पार्टी की लोकसभा में मेजोरिटी होती है उसी दल का व्यक्ति क्या बनता है, प्रधानमंत्री बनता है। फिर लोकसभा के अधिकारी आपको बताया था कि एक स्पीकर होते हैं और एक डिप्टी स्पीकर होते हैं। और स्पीकर सत्ताधारी दल से ही होते हैं क्योंकि उनका चुनाव भी मेजोरिटी से ही किया जाता है। ठीक, चलिए। अब इसके बाद अलग अलग हम लोगों ने देख लिया था। अब बातचीत कर रहे थे कि जो संसद की हमारी बैठकें होती हैं, जो पार्लियामेंट की सिटिंग्स होती है, तो संसद बैठकें किस तरीके से करती है, कैसे उनकी कार्यवाही चलती है। तो बताया था कि साल भर में कम से कम कितनी बैठकें होनी चाहिए, कम से कम दो होनी चाहिए। दो से अधिक हो सकती हैं, दो से कम नहीं हो सकती। कि एक बैठक का आखिरी सीटिंग और अगली बैठक के पहले दिन की में 6 महीने से अधिक का गैप नहीं हो सकता, यानी कम से कम दो होनी चाहिए। जनरली हमारे यहाँ साल भर में 3 बैठकें होती हैं, जिसमें आपको बताया था कि जो पहली बैठक होती है जनरली विंटर सेशन होता है, बजट उसी में आता है। उसके बाद फिर समर सेशन शुरू हो जाता है, ग्रीष्मकालीन, और फिर उसके बाद मानसून सत्र। और सदन की बैठक के लिए आपको बताया था कि जो कोरम होता है वो कितना होता है, 1/10 सभी सदनों के लिए होता है। कि 1/10 या उससे अधिक सदस्य होंगे तभी बैठक संसद की कंसीडर की जाएगी, अदरवाइज नहीं होगी। फिर बताया कि बैठक कितने बजे शुरू होती है, सुबह 11 बजे। और 11 से 12 का जो पहला घंटा होता है उसको प्रश्नकाल बोलते हैं, क्वेश्चन आवर। और इस प्रश्नकाल में आपको बताया कि इस मंत्रिपरिषद से प्रश्न पूछे जाते हैं, और प्रश्न भी दो तरीके के होते हैं। एक अल्प सूचना प्रश्न होते हैं, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, और दूसरा रेगुलर क्वेश्चन। तो जो अल्प सूचना प्रश्न होते हैं इनको 10 दिन की पूर्व सूचना की आवश्यकता नहीं होती, जबकि जो नियमित प्रश्न होते हैं इनको 10 दिन की पूर्व सूचना की आवश्यकता होती है, नोटिस देके ही पूछा जा सकता है। रेगुलर क्वेश्चंस में भी आपको बताया था दो तरीके से एक होते हैं। एक आपको बताया था तारांकित प्रश्न, स्टार मार्क क्वेश्चंस। और बताया था कि तारांकित प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, मौखिक रूप से, वर्बली होते हैं। और अनस्टार मार्क वो लिखित रूप से होते हैं, रिटर्न में होते हैं। स्टार मार्क में सप्लीमेंट्री पूछे जा सकते हैं, पूरक प्रश्न अलाउ होता है। और अनस्टार में सप्लीमेंट्री अलाउ नहीं होता। और बताया था कि जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनका उत्तर मंत्रिपरिषद के लिए क्या होगा, बाध्यकारी होगा। फिर इसमें बताया था कि जो क्वेश्चन आवर का पूरा सेटिंग होता है कि लोकसभा में स्टार मार्क एक सदस्य कितना सवाल पूछ सकता है, एक। और एक दिन में कुल कितने हो सकते हैं, 20। राज्यसभा में एक सदस्य 3 क्वेश्चन पूछ सकते हैं और कुल प्रश्नों की कोई सीमा नहीं है। जबकि अनस्टार मार्क में, अतारांकित प्रश्न में, लोकसभा में एक सदस्य एक दिन में कितने प्रश्न पूछ सकते हैं, 4। और कुल प्रश्न कितने हो सकते हैं, 230। और राज्यसभा में एक सदस्य, कोई लिमिट नहीं है, और कुल प्रश्न कितने हो सकते हैं, 230। ठीक, चलिए। अब इसके बाद जब 1 बजता है, 12 बजता है, तो 12 से 1 के बाद का घंटा क्या होता है, 0 आवर बोलते हैं, शून्यकाल। ठीक, तो जो शून्यकाल शब्द होता है, 0 आवर टर्म है, 0 आवर टर्म, ये व्यवस्था हमारे संविधान में नहीं दिया गया है। 12 से 1 का जो समय होता है ये मीडिया द्वारा दिया गया शब्द है। इस शून्यकाल में क्या होता है, 0 आवर में तत्काल महत्व की घटना हुई, राष्ट्रीय महत्व की घटना हुई, तो उस पर 1 घंटे का समय एक्स्ट्रा रखा जाता है कि जिस पर बहस करते हैं और सवाल जवाब करते हैं, सरकार से प्रश्न इस पर पूछे जाते हैं। और इस दौरान जो सरकार से प्रश्न पूछे जाते हैं तो उसका उत्तर देने के लिए सरकार को बाध्य नहीं किया जा सकता। बताया था कि प्रश्नकाल का उत्तर सरकार के लिए क्या होगा, बाध्यकारी होगा, लेकिन इसका उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं हो सकते। एक दिन में 20 मामले लगभग उठाए जा सकते हैं। ठीक, चलिए, यहाँ तक आपको बता दिया था। अब इसके बाद जब 1 बजता है तो 1 बजने के बाद हमारी जो विधायी प्रक्रिया होती है, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, वो कितने बजे शुरू होता है, 1 बजे के बाद। लिख लीजिए, आफ्टर 1 PM, 1 बजे के बाद विधायी प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। आफ्टर 1 PM लेजिस्लेटिव प्रोसीजर विल स्टार्ट, विधायी प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। ठीक, तो विधायी प्रक्रिया कितने बजे प्रारंभ होती है, 1 बजे के बाद। ठीक, अब ये जो लेजिस्लेटिव प्रोसीजर होता है, विधायी प्रक्रिया होते ही, इसमें क्या होता है कि विधायन का काम यहाँ पर शुरू हो जाता है। जैसे बताया कि संसद का असली नाम क्या है, असली काम क्या है, कानून बनाना, लेजिस्लेशन
तो जो मेन काम है कानून बनाने का वो 1 बजे के बाद शुरू होता है। ठीक। अब यहाँ पर जो कानून बनाने की प्रक्रिया होती है, तो इसमें क्या करते हैं कि कानून बनाने के लिए जो व्यवस्था दी जाती है कि इसमें अलग अलग व्यवस्थाएं होती हैं। पहली बात तो जो कानून जिस मुद्दे पर तैयार किया जाना है उसका एक जो कच्चा रूप तैयार करेंगे कि हाँ ये हमें कानून बनाना है, तो उसको बोला जाता है क्या, ड्राफ्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्राफ्ट। ठीक। ड्राफ्टिंग होती है, और वही ड्राफ्ट जब संसद में प्रस्तुत किया जाएगा तो उसको नाम दिया जाएगा, बिल का नाम दिया जाएगा। क्या नाम दिया जाएगा? बिल यानी विधेयक। अब ये जो विधेयक होता है, बिल यानी समझ लें कि कानून का ये कच्चा रूप, कि उसका मामला तैयार हो गया कि हमें इस सब्जेक्ट पर कानून बनाना है, इसमें ये प्रावधान करने हैं, ये इसमें ये सजा करनी है, इसमें ये व्यवस्था करनी है, ये बनाना है। अब यही जो विधेयक होते हैं, बिल रखे जाते हैं, ये कई तरीके के विधेयक होते हैं। एक विधेयक होता है जिसको कहा जाता है सरकारी विधेयक। क्या बोलते हैं? सरकारी विधेयक। सरकारी विधेयक यानी कहते हैं इसको गवर्नमेंट बिल। ठीक। दूसरा होता है प्राइवेट बिल, यानी इसको बोलते हैं निजी विधेयक, यानी प्राइवेट बिल। और तीसरा एक अलग होता है संविधान संशोधन विधेयक, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। अमेंडमेंट आपको बाद में बताएंगे, यहाँ पर केवल 2 बिलों पर हम चर्चा करेंगे। कौन कौन सा? सरकारी और निजी विधेयक। अब सरकारी विधेयक निजी विधेयक में क्या डिफरेंस होता है, गवर्नमेंट बिल और प्राइवेट बिल? गवर्नमेंट बिल क्या होता है कि जब उस बिल को कानून बनाने के लिए संसद में रखा जाए, तो जो व्यक्ति उसको प्रस्तुत करे वो मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य हो। यानी जब मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य किसी विधेयक का प्रारूप प्रस्तुत करे तो उसको क्या बोलेंगे? सरकारी विधेयक। और निजी विधेयक क्या होगा कि जब मंत्रिपरिषद के अलावा कोई नॉर्मल ऑर्डिनरी जो एमपी है, नॉर्मल सांसद है, वो विधेयक प्रस्तुत करे तो उसको क्या बोलेंगे? निजी विधेयक। यानी सरकार का कोई प्रस्तुत कर रहा है तो सरकारी विधेयक, और सरकार से हट के कोई निजी व्यक्ति कर रहा है तो उसको क्या बोल देंगे? निजी विधेयक। ठीक है। तो आप भी लिख लीजिए विधेयक, बिल हेडिंग बना लीजिए। बिल यानी विधेयक, और विधेयक को 2 हिस्सों में बांट लीजिए, एक सरकारी विधेयक और एक निजी विधेयक। गवर्नमेंट बिल और प्राइवेट बिल तीसरा वाला है। तीसरा वाला सबसे लास्ट में हम लोग देखेंगे संविधान संशोधन के मामले में। यहाँ पर केवल 2 हम लोग देखेंगे क्योंकि वो आप लास्ट में समझ पाएंगे। ठीक। तो गवर्नमेंट बिल क्या होता है, लिख लीजिए, सरकारी विधेयक मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत। यहाँ पर नीचे लिखे, मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत, प्रेजेंटेड बाय एनी मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत। तो मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत होगा तो उसको क्या बोल देंगे? सरकारी विधेयक। ठीक। और इसमें लिख लीजिए, मंत्रिपरिषद के अलावा या किसी साधारण सांसद द्वारा प्रस्तुत होगा, प्रेजेंटेड बाय एनी ऑर्डिनरी मेंबर। किसी साधारण सांसद द्वारा प्रस्तुत, प्रेजेंटेड बाय एनी ऑर्डिनरी मेंबर। किसी साधारण सांसद द्वारा प्रस्तुत। तो किसी साधारण सांसद द्वारा प्रस्तुत होगा तो उसको क्या कहेंगे? निजी विधेयक। और सरकारी मंत्री द्वारा कोई प्रस्तुत होगा तो उसको क्या बोल देंगे? सरकारी विधेयक। ठीक। पास होने की संभावना किसकी होगी? गवर्नमेंट बिल ही पास होगा, क्योंकि उसके लिए मेजोरिटी चाहिए, बहुमत चाहिए, और बहुमत किसके पास होता है? सरकार के पास होता है। तो निजी विधेयक जो होते हैं, प्राइवेट बिल, वो आ तो जाते हैं लेकिन उनके पास होने की संभावना बहुत कम होती है, बिल्कुल नहीं के बराबर होती है। पास होने के चांसेस किसके ज़्यादा होते हैं? गवर्नमेंट बिल के पास होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, सरकारी विधेयक के पारित होने की संभावना ज़्यादा होती है। समझ गए? निजी विधेयक बहुत रेयर चांस होता है, इसलिए शुक्रवार को शाम को आधे घंटे का समय दे दिया जाता है कि अगर कोई सदस्य निजी विधेयक प्रस्तुत करना चाहता है तो वो कर सकता है। हालांकि जनरली करते नहीं, वो कर भी देंगे तो पास होने की चांसेस नहीं होते। पास होने के चांसेस किसके होते हैं? गवर्नमेंट बिल के होते हैं। अब जो गवर्नमेंट बिल होता है, सरकारी विधेयक होता है, ये भी 2 प्रकार का होता है। सरकारी विधेयक भी आप 2 हिस्सों में बांट लीजिए। गवर्नमेंट बिल कितने प्रकार का है? 2। एक लिख लीजिए साधारण विधेयक, ऑर्डिनरी बिल। साधारण विधेयक, ऑर्डिनरी बिल।
और दूसरा होता है धन विधेयक, मनी बिल। साधारण विधेयक और धन विधेयक, ऑर्डिनरी बिल और मनी बिल। ठीक, तो जो साधारण विधेयक क्या होता है और धन विधेयक क्या होता है, दोनों अलग अलग चीजें होती है। ठीक, और इन दोनों की प्रक्रिया क्या है, अलग अलग होती है। ठीक, तो एक अंतर तो यही लिख लीजिए, बाकी हम लोग विस्तार से देखेंगे। कि साधारण विधेयक लिख लीजिए। पहली बात तो दोनों विधेयक कैसे हैं, सरकारी है, यानी इन दोनों को कौन प्रस्तुत करेगा, मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य प्रस्तुत करेगा। साधारण विधेयक क्या होता है, ये किसी भी सदन में आ सकता है, एनी हाउस, और ये केवल कहाँ आएगा, लोकसभा में। इसमें नीचे लिखे, किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, कुड प्रेजेंटेड इन एनी हाउस, किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। और धन विधेयक क्या है, केवल लोकसभा में, ओनली इन लोकसभा। तो मनी बिल ध्यान रखें, केवल लोकसभा में आएगा, और ऑर्डिनरी बिल किसी भी सदन में आ सकता है। ठीक, तो धन विधेयक केवल कहां पर आएगा, लोकसभा में, और ऑर्डिनरी बिल किसी भी सदन में आ सकता है। ये जनरल सा था, हालांकि अंतर बहुत सारे हैं, ये बस प्रस्तुत करने के मामले में आपको बताया। और कॉमन चीज क्या है कि दोनों सरकारी है, यानी दोनों को प्रस्तुत कौन करेगा, मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य उसको प्रस्तुत करेगा। ठीक है, समझ गए। अब चलिए इन्हीं को एक एक करके हम लोग देखेंगे। अब पहले फैक्ट के रूप में कुछ आपको बता देते हैं। देखिए कि किसी भी कानून को संसद में पेश किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, विधेयक बोलते हैं। विधेयक दो प्रकार के होते हैं, सरकारी विधेयक और निजी विधेयक। ठीक, फिर सरकारी विधेयक में भी बताया कि धन विधेयक और निजी विधेयक। और पहले हम लोग देखेंगे किसको, साधारण विधेयक, लिख लीजिए ऑर्डिनरी बिल। साधारण विधेयक, ऑर्डिनरी बिल हेडिंग बना ली। अब साधारण विधेयक क्या होता है, पहली बात तो किस टाइप का बिल है, ये गवर्नमेंट बिल है। तो इसको कौन प्रस्तुत करेगा, मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य। कहाँ प्रस्तुत करेगा, किसी भी सदन में प्रस्तुत कर सकता है। लिखिए प्रेजेंटेड बाय एनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, एनी मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य द्वारा, मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य द्वारा किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। प्रेजेंटेड बाय एनी मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन एनी हाउस, किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य द्वारा किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। प्रेजेंटेड बाय एनी मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन एनी हाउस। ठीक, अब देखिए होता क्या है कि जो ऑर्डिनरी बिल होता है, साधारण विधेयक होता है, इस साधारण विधेयक को जब प्रस्तुत किया जाता है किसी भी सदन में, तो इसके लिए दोनों सदनों में अलग अलग 3 रीडिंग्स होनी चाहिए, 3 वाचन। जैसे देखिए कि ये मान लिया कि क्या पर है, लोकसभा, और इधर है राज्यसभा, और ऊपर बैठे हैं कौन, राष्ट्रपति। ठीक, अब है क्या कि ऑर्डिनरी बिल की बात कर रहे हैं हम, साधारण विधेयक की बात कर रहे हैं। तो साधारण विधेयक आपको बताया कि किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, इधर लोकसभा और राज्यसभा। और कौन प्रस्तुत करेगा, मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य। तो साधारण विधेयक का दोनों सदनों में अलग अलग पारित होना आवश्यक है, और इसके लिए 3 वाचन जरूरी होते हैं। लिख लीजिए, साधारण विधेयक का दोनों सदनों के अलग अलग, साधारण विधेयक का दोनों सदनों के अलग अलग 3 वाचनों से पारित होना आवश्यक है। ऑर्डिनरी बिल कुड पास्ड बाय बोथ हाउसेस सेपरेटली, दोनों सदनों से अलग अलग 3 वाचनों से पारित होना आवश्यक है। ऑर्डिनरी बिल कुड पास्ड बाय बोथ हाउसेस सेपरेटली बाय 3 रीडिंग्स, 3 वाचनों से पारित होना आवश्यक है। तो कितने वाचन चाहिए, 3 रीडिंग्स होने चाहिए। ठीक,
अब ये जो 3 वाचन होंगे, यानी दोनों सदनों के लिए कितने वाचन होने चाहिए? 3 वाचनों से पारित होना आवश्यक है, यानी कम से कम कितने रीडिंग चाहिए? 3। अब देखिए 3 रीडिंग कैसी होती है कि जैसे मान लीजिए कि मंत्री है, मंत्री को प्रस्तुत करना है, तो मंत्री इसके लिए पहले मान लीजिए कि हम एक मान के चल रहे हैं कि किसी भी सदन में आ सकता है, हम लोकसभा मान के चल रहे हैं कि उन्हें लोकसभा में प्रस्तुत करना है। तो जब कार्यवाही शुरू हो जाए 1 बजे के बाद, तो मंत्री उसके लिए चाहे तो लोकसभा अध्यक्ष से परमिशन ले सकते हैं या बिना परमिशन के भी खड़े होंगे और उस बिल का प्रारूप सदन के समक्ष रखेंगे कि ये विधेयक है, ये बिल है, इस पर हमें कानून बनाना है और मैं प्रस्तावित करता हूं कि इस पर संसद विचार करे और कानून बनाए। और उस पर वो चाहे तो थोड़ी देर के लिए बहस करा सकते हैं, डिबेट करा सकते हैं, या ऐसे ही उसको आगे बढ़ा सकते हैं। अगर इच्छा हो कि हाँ ये कानून बनाना है, आप लोग का क्या मत है, वो चाहे तो बहस हो सकती है, नहीं तो ऐसे उसको पारित करा देंगे। और यही विधेयक का मंत्री द्वारा प्रस्तुत करना ही कंप्लीट माना जाता है। किसका? प्रथम वाचन। क्या हो जाता है? प्रथम वाचन क्या हो जाता है? पूरा हो जाता है, फर्स्ट रीडिंग कंप्लीट। ठीक। तो बिल का प्रस्तुत किया जाना ही क्या मान लिया जाता है? प्रथम वाचन मान लिया जाता है, फर्स्ट रीडिंग पूरी हो जाती है। कि उन्होंने कहा कि भाई हम इसको प्रस्तुत कर रहे हैं, इस पर ये कानून बनाने का प्रस्ताव है, सरकार चाहती है वो। और क्योंकि मंत्रिपरिषद का आदमी है और सरकार में उसकी क्या है, मेजोरिटी है, तो वो बिल तुरंत क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। ठीक है। सदन इसको स्वीकार कर सकती है, जैसे ध्वनि मत से भी कई बार करते हैं ना कि हाँ कम, भाई विपक्ष में कम है तो बोल देंगे हल्ला मचा दो, हो गया, सब लोग बोल देंगे तो पास हो जाएगा। यानी विधेयक का प्रस्तुत किया जाना ही प्रथम वाचन क्या हो जाता है? पूरा हो जाता है। इसके बाद शुरू होता है सेकंड रीडिंग, जिसको बोलते हैं द्वितीय वाचन। तो द्वितीय वाचन में क्या होता है कि जो फर्स्ट रीडिंग में उन्होंने कहा है कि हम ये कानून का प्रस्ताव रख रहे हैं, उसकी कॉपी प्रिंट करवाई जाती है और सारे सांसदों में उसको क्या किया जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, सारे सदस्यों में उसको वितरित किया जाएगा। तो जब विधेयक की कॉपी सारे सांसदों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, तो वहीं से क्या शुरू मान लिया जाता है? सेकेंड रीडिंग, द्वितीय वाचन शुरू हो गया। ठीक। जनरली फर्स्ट रीडिंग और दूसरे रीडिंग में 2 दिनों का समय लगता है कि पहले दिन प्रस्तुत किया, फिर अगले दिन या उसी दिन शाम को उसको प्रिंट निकलवाएंगे, कॉपी भाई 550 लोग हैं, प्रिंट निकलवाएंगे, फिर अगले दिन उसको डिस्ट्रीब्यूट करवाते हैं। तो जनरली 2 दिन का समय लगता है। लेकिन अगर सरकार दृढ़ संकल्प है कि इसको तुरंत पारित करा देना है, तो फिर वो पूरा प्रिंट उंट करा के लेके ही जाते हैं, क्योंकि पता है मेजोरिटी के आदमी है, पास होगा, प्रस्तुत किया और तुरंत उसको क्या किया? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो जरूरत पड़ने पर एक ही दिन में दोनों दूसरा वाचन भी क्या हो सकता है? शुरू हो सकता है। ठीक है। वो तब होता है कि जब सरकार पहले से क्या है, तैयार होकर बैठे कि पूरा प्रिंट आउट करा के ले गए, मंत्री जी खड़े हुए, प्रस्तुत किया, पहला वाचन कंप्लीट, अब दूसरे पर आ जाएंगे और सबको डिस्ट्रीब्यूट एक एक कॉपी दे दी गई। ठीक। और कहा जाए कि सबको एक एक कॉपियाँ दी जा रही हैं, आप लोग इसको पढ़ेंगे और इसमें जो भी आपको लगता हो कि इसमें कुछ संशोधन होना चाहिए, संशोधन करेंगे, कुछ जोड़ना हो जोड़ने के लिए आप बता सकते हैं, कुछ घटाने के लिए आप बता सकते हैं। इसको पब्लिक डोमेन में भी रखा जाता है, इंटरनेट पर प्रचारित किया जाता है, इसके लिए सरकार की वेबसाइट पर, अखबारों में बड़ा बड़ा इसके लिए विज्ञापन दिया जाता है। आप लोग देखते नहीं होंगे ध्यान से कि सरकार इसको अखबारों में पब्लिश कराती है और जनता से भी राय पूछी जाती है कि आप भी इस कानून में कुछ अगर संशोधन में अपना विचार व्यक्त करना चाहते हैं तो दे सकते हैं। ठीक। अब द्वितीय वाचन शुरू तो हो जाता है लेकिन खत्म नहीं होता। सेकेंड रीडिंग किसी भी विधेयक के बनने में सबसे लंबा समय लेता है, यानी सबसे ज्यादा समय किसमें लगता है? सेकेंड रीडिंग में। इसमें भी 2 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 2 चरण। तो जो पहला चरण होता है फर्स्ट फेज, जिसको प्रथम चरण कहा जाता है, उस प्रथम चरण में क्या होगा? पहली बार तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और सबको कहा गया कि भाई आप लोग अपना अपना सलाह दीजिए और इसी पर एक कमेटी बना दी जाएगी, संसद की एक समिति बनेगी, कमेटी बनेगी। अब वो समिति जो है, पार्लियामेंट्री कमेटी समिति, उस समिति को वो बिल सौंप दिया जाएगा। जिन लोगों ने विचार दिए हैं, सलाह दी है, वो सौंपा जाएगा, या पब्लिक का कुछ आइडिया आया है, किसी एक्सपर्ट को भी आइडिया है, वो उनको सौंप दिया जाएगा। ठीक। और उनको 3 महीने का समय दिया जाएगा कि आपको 3 महीने का समय दे रहे हैं, इस कानून को आप ठीक ठाक, जो कमी बेसी लोग बता रहे हैं उस पर विचार करके ठीक ठाक कीजिए। 3 महीने का समय कमेटी को दिया गया। कमेटी ने मान ली 3 महीने में काम कर दिया, भाई बहुत सारे सलाह आ सकते हैं, अगर नहीं हुआ तो समय आगे क्या करेंगे? एक्सटेंड कर सकते हैं।
फिर इसके बाद कमेटी ने मान लिया कि 3 महीने में काम कंप्लीट कर दिया कि हाँ कानून का प्रारूप पूरा हो गया, तब इसका सेकंड फेज शुरू होगा जिसको बोलते हैं द्वितीय चरण। इस द्वितीय चरण में क्या होता है कि रिपोर्ट स्टेज होता है, रिपोर्ट स्तर होता है। इस रिपोर्ट स्टेज में क्या होता है कि जो कमेटी ने कानून को रूप दिया है उसकी रिपोर्ट वो फाइनल करते हैं, अंतिम रूप देते हैं उसको, और इसी रिपोर्ट में जो भी कानून बनता है वो अपना अंतिम स्वरूप इसी में प्राप्त करता है, लास्ट इसी में होता है। ठीक है, रिपोर्ट अगर सदन ने स्वीकार कर ली तो समझ लिए कि कानून तो पास होगा ही होगा और उसमें कोई सुधार भी नहीं हो सकता, जो जैसा है वैसा ही रहेगा। जितने भी डॉट कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, कोलन, सेमी कोलन सब इसी में सही होते हैं। अगर नहीं फाइनल हुआ तो फिर से किसके पास भेजा जाएगा, कमेटी को समय दिया जाएगा 3 महीने का कि नहीं इसमें कुछ संशोधन की आवश्यकता है, फिर से विचार कीजिए, फिर कमेटी देगी। तो समय ज्यादा खाती है कौन, प्रथम चरण, ये समिति ज्यादा लेती है। लेकिन विधेयक को अंतिम रूप देने में सबसे महत्वपूर्ण हाथ होता है रिपोर्ट स्टेज का। अगर रिपोर्ट फाइनल हो गई तो समझ लीजिए कि बिल में कोई सुधार नहीं होगा, वो लास्ट हो जाता है। तो इसी में जितना समय लगे लगे, तो इसमें समय लगता है ज्यादा, और ये रिपोर्ट क्या होता है किसी भी कानून के बनने में सबसे महत्वपूर्ण स्तर होता है। रिपोर्ट अगर फाइनल हो गई, रिपोर्ट अगर सदन ने स्वीकार कर ली, तब समझ लिए कि कानून तैयार हो गया। ठीक, अब रिपोर्ट भी मान लिया कि हमने स्वीकार कर ली, अगर नहीं हुआ तो फिर रिपोर्ट कमेटी के पास भेजा जाएगा, 2-3 बार अप डाउन होगा। रिपोर्ट भी मान लिया फाइनल हो गई, तब शुरू होगा थर्ड रीडिंग, तृतीय वाचन। तो जब तृतीय वाचन शुरू होगा तो तीसरे वाचन में क्या होगा कि अंतिम रूप से इस पर डिस्कशन डिबेट किया जाएगा। ठीक है, कि क्या करना है क्या नहीं करना, बस भाषा के स्तर पर थोड़ा बहुत काम होता है, बाकी कोई बदलाव इसमें नहीं हो सकता। ठीक, यानी कोई भी विधेयक आपको बताए कि लोकसभा में कितने चरण आए, 3, फिर लोकसभा से पारित हो गया, मान लीजिए तीसरा चरण भी पास हो गया, तो फिर इसको कहाँ भेजा जाएगा, राज्यसभा। तो जब राज्यसभा में जाएगा तो जहां पर ये गया है उससे नया स्वरूप आएगा कि इसमें फिर से नए सिरे शुरू होगा, इसमें फिर से नया सिरा आएगा, फिर से क्या होगा, प्रथम वाचन, फर्स्ट रीडिंग, मंत्री जी उसको प्रस्तुत करेंगे, फिर क्या होगा, द्वितीय वाचन, सेकेंड रीडिंग, इसमें भी 2 चरण बनेंगे, कौन सा, समिति स्तर और रिपोर्ट स्तर, फिर वो स्वीकार होगा तब आएगा तृतीय वाचन। आपको लिखवाया कि दोनों सदनों के अलग अलग 3 वाचन। ठीक है, पास बाय बोथ हाउसेस सेपरेटली बाय 3 रीडिंग्स। क्लियर हुआ। अब यही तीनों वाचन में दूसरा वाला सबसे लंबा समय लेता है और दूसरे में भी ये चरण जो बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। समझ गए। इसको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, हालांकि कुछ खास नहीं है इसमें, क्योंकि एग्जाम में ये सब थोड़ा सा मुश्किल होता है, फिर भी लिख लीजिए, लिख लीजिए। प्रथम वाचन, फर्स्ट रीडिंग। तो प्रथम वाचन क्या होता है, फर्स्ट रीडिंग, विधेयक का किसी सदन में प्रस्तुत करना, प्रेजेंटेशन ऑफ द बिल टू एनी हाउस, विधेयक का किसी सदन में प्रस्तुत करना, प्रेजेंटेशन ऑफ बिल इन एनी हाउस। तो किसी भी सदन में जब विधेयक प्रस्तुत होता है तो वही क्या माना जाता है, प्रथम वाचन, फर्स्ट रीडिंग। ठीक, फिर जब बहुमत से विधेयक का समर्थन हो जाता है तब स्पीकर उसको क्या करता है, सरकारी गजट में शामिल करने की अनुमति देता है। तब सरकार उसको क्या कराएगी, प्रिंट कराएगी, गजट में आ जाएगा, दे दिया जाएगा। लिखिए, जब बहुमत से विधेयक का समर्थन होता है, व्हेन बिल इज सपोर्टेड बाय द मेजॉरिटी, जब बहुमत से विधेयक का समर्थन होता है, बहुमत से विधेयक का समर्थन होता है, तब अध्यक्ष उसे सरकारी गजट में शामिल करने की अनुमति देता है। The speaker allows it to be included in the government gazette. Allowed to be included in the government gazette. ठीक, ठीक है। तो अध्यक्ष उसे सरकारी गजट में शामिल करने की क्या देता है, अनुमति दे देता है। तो यहीं पर फर्स्ट रीडिंग क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, पहला वाचन पूरा। इसके बाद आता है कौन सा, सेकंड रीडिंग,
दूसरा वाचन लिख लीजिए। तो दूसरे वाचन में क्या होगा? कॉपीज ऑफ द बिल आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल द मेंबर्स एंड द बिल इज सेंट टू सेलेक्ट कमेटी। विधेयक की प्रतियां सभी सदस्यों में बांट दी जाती हैं। विधेयक की प्रतियां सभी सदस्यों में बांट दी जाती हैं। सभी सदस्यों में बांट दी जाती हैं और विधेयक को प्रवर समिति को भेजा जाता है। एंड द बिल सेंट टू सेलेक्ट कमेटी, यानी इसको क्या किया जाएगा? सेलेक्ट कमेटी को भेज दिया जाएगा। ठीक, इसके बाद क्या आएगा? तो अब इसी द्वितीय वाचन में सबसे पहला कौन सा स्टेज आता है? लिखिए समिति अवस्था, कमिटी स्टेज। समिति अवस्था, कमिटी स्टेज। तो समिति अवस्था में क्या होता है कि उस विधेयक के लिए एक नई तदर्थ समिति नियुक्त होगी। कमेटी, अ न्यू एडहॉक कमेटी, तदर्थ समिति का मतलब न्यू एडहॉक कमेटी will be appointed for that bill and will submit its report within 3 months। उस विधेयक को एक नई तदर्थ समिति, उस विधेयक के लिए एक नई तदर्थ समिति नियुक्त होगी और 3 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंप देगी। 3 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंप देगी और यही समिति प्रत्येक अनुच्छेद पर गहनता से विचार करेगी। दिस कमिटी विल कंसीडर ईच आर्टिकल इन डिटेल। और यही समिति प्रत्येक अनुच्छेद पर क्या करेगी? गहनता से विचार करेगी। ठीक, प्रत्येक अनुच्छेद पर गहनता से क्या करेगी? विचार करेगी। ठीक, फिर इसके बाद समिति अवस्था के बाद कौन सा आएगा? रिपोर्ट स्टेज। रिपोर्ट को हिंदी में बोलते हैं प्रतिवेदन। प्रतिवेदन अवस्था, रिपोर्ट स्टेज, प्रतिवेदन अवस्था। समिति की रिपोर्ट और विधेयक के संबंध में प्रस्तुत संशोधनों को संसद के प्रत्येक सदस्य को वितरित कर दिया जाता है और विधेयक अपने अंतिम रूप में होता है तथा इसके सभी विधेयक अंतिम रूप से स्वीकार कर लिए जाते हैं। Committee's reports, the amendments submitted in the relation to the bill are distributed to each member of parliament. The bill is in the final form and gets all its bill finally accepted। और अंतिम रूप से क्या होता है? स्वीकार हो जाता है। ठीक, इसके बाद फिर क्या आता है? तीसरा वाचन। थर्ड रीडिंग लिख लीजिए, तीसरा वाचन। इसमें क्या होता है कि संसद में बहस होती है लेकिन केवल भाषा के स्तर पर बदलाव हो सकता है, बाकी कोई चेंज नहीं होता। अंतिम रूप से मतदान होगा। यदि साधारण बहुमत द्वारा पारित हो जाता है तो वह विधेयक एक सदन में, एक सदन से पारित हो जाएगा और दूसरे सदन में भेज दिया जाएगा। यानी इसको एक हाउस से पास करके किस में भेजा जाएगा? दूसरे हाउस में भेज दिया जाएगा। और उसे एक सदन से पारित करके किस में भेज दिया जाएगा? दूसरे सदन में भेज दिया जाएगा। ठीक है, यानी केवल भाषा के स्तर पर बदलाव हो सकते हैं, प्रावधान इसका नहीं बदल सकता। जितना प्रावधान है वो सब बताया कि सेकंड वाले में क्या हो जाता है? फाइनल हो जाता है। तो अगर सेकंड वाला एक्सेप्ट कर लिया गया तो फिर उसके बाद उस बिल में कोई संशोधन नहीं होता। तो जो दूसरा स्तर, दूसरा चरण होता है किसी विधेयक के मामले में, दूसरा वाचन, सेकंड रीडिंग, वही सबसे महत्वपूर्ण होता है, वही सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कानून के बनने में या विधायिका की प्रक्रिया में। समझ गए? क्लियर हो गया? तो जब एक हाउस से पास होगा तो फिर कहाँ भेजा जाएगा? दूसरे सदन में भेजा जाएगा। यानी ये प्रक्रिया दोनों सदनों में समान रूप से तय होगी।
तो इसमें बहुत समय लग जाता है। क्लियर हो गया? तो जब एक सदन से पास हुआ दूसरे सदन को भेजा जाएगा, यानी एक हाउस ने पास कर दिया तो फिर किसके पास जाएगा? सेकंड हाउस में जाएगा, दूसरे सदन में जाएगा। तो जब दूसरे सदन में गया, यानी लोकसभा ने पास किया तो राज्यसभा में गया, या हमने माना कि राज्यसभा से पास हुआ तो फिर कहाँ जाएगा? लोकसभा में। दोनों हाउस से पास होना किसी भी बिल का जरूरी है। अब मान लिया कि राज्यसभा ने पास किया और लोकसभा ने पास नहीं किया, या लोकसभा ने पास किया राज्यसभा ने पास नहीं किया, यानी जब दोनों सदनों में गतिरोध हो जाए, गतिरोध यानी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाए, या लोकसभा ने भेजा राज्यसभा ने उसको 6 महीने ज्यादा समय तक होल्ड कर लिया कि नहीं पास करेंगे, तो जब गतिरोध होगा दोनों सदनों में तो फिर क्या होगा? जब गतिरोध होगा तो उस कंडीशन में होगा आर्टिकल 108, अनुच्छेद 108। लिखिए आर्टिकल 108, अनुच्छेद 108। जब आप अनुच्छेद 108 पढ़ेंगे तो इसमें क्लियर होगा कि क्या मतलब हुआ इसका। लिख लीजिए पहले 108, 108। लिख लिए? तो क्या लिखे? इन सर्टेन केसेस, कुछ दशाओं में। अब कुछ दशाओं का मतलब क्या हुआ, सर्टेन केसेस का मतलब क्या हुआ? तो इसमें 3 कंडीशन बनती है। पहली कंडीशन कि एक हाउस ने भेजा, दूसरे हाउस ने रिजेक्ट कर दिया, नहीं करेंगे जाओ, तो सीधे मना कर दिया। एक हाउस ने भेजा, दूसरे हाउस ने उसको 6 महीने से ज्यादा समय तक रोक लिया, होल्ड कर लिया। या एक हाउस ने जो कानून भेजा उस कानून से ही उसमें सहमति नहीं, बोला है कि इसको चेंज करो। तीनों स्थितियां हो सकती हैं, रिजेक्ट हो जाए, होल्ड हो जाए, या उस कानून से सहमति न हो। तीनों स्थितियां क्या कही जाएंगी? गतिरोध होगी, कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति होगी। तो जब गतिरोध होगा तो दोनों को साथ बिठाया जाएगा। देख लीजिए, दोनों सदनों में गतिरोध की स्थिति में, इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन बोथ हाउसेस, दोनों सदनों में गतिरोध की स्थिति में संयुक्त बैठक का प्रावधान है। देयर इज अ प्रोविजन ऑफ ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेस। दोनों सदनों में गतिरोध की स्थिति में संयुक्त बैठक का प्रावधान है। देयर इज अ प्रोविजन ऑफ ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेस। तो जब दोनों सदनों में गतिरोध होगा तो फिर क्या होगा? संयुक्त बैठक होगा, ज्वाइंट सिटिंग होगी। ज्वाइंट सिटिंग का मतलब दोनों को साथ बिठाया जाएगा। लोकसभा प्रोविजन ऑफ ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेस, समझ गए? इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन बोथ हाउसेस, बाद वाला काट सकते हो, दिक्कत नहीं। ठीक, तो दोनों सदनों की क्या कराई जाएगी? संयुक्त बैठक कराई जाएगी, यानी दोनों को एक साथ बिठाया जाएगा। अब जब दोनों को एक साथ बिठा के अब टोटल में मेजोरिटी निकालेंगे, तो जब दोनों एक साथ बैठेंगे तो कौन भारी पड़ेगा? लोकसभा भारी पड़ेगी, क्योंकि इनके पास सदस्य कितने हैं? 543, और इनके पास कितने हैं? 245। तो भारी कौन पड़ेगा? लोकसभा भारी पड़ जाती है, होने ज्यादा है, और उनके कुछ सदस्य यहाँ भी हैं, सभी पार्टियों के लोग हैं, तो भारी पड़ती है कौन? लोकसभा। जैसे आपको पता है कि कई मामलों पे जहाँ जरूरत होती है तो राज्यसभा लोकसभा पर अंकुश लगा सकती है, लगाम लगाती है, कि जहाँ लोकसभा गड़बड़ करे, लोकसभा तानाशाही करे, कुछ सरकार है, तो उस कानून को रोकने का काम कौन करेगी? राज्यसभा। लेकिन राज्यसभा हर जगह अड़ंगा नहीं मारेगी। मान लो कोई जरूरी काम है, हर जगह राज्यसभा रोकने लगी तो फिर कैसे काम चलेगा? मान लीजिए किसी कारणवश सरकार का राज्यसभा में मेजोरिटी कम है तो फंस जाएगा मामला, कोई कानून ही पास होने नहीं देंगे सब। तो ये समझ लिया कि ज्वाइंट सिटिंग ये जबरदस्ती वाला प्रावधान है, तो बोले ना गला दबा के पास करना, कि संख्या बल के आधार पर लोकसभा भारी पड़ जाती है राज्यसभा के ऊपर। ये उस कंडीशन के लिए कि हर बात पे राज्यसभा न रोकने लगे, हर बात पे रोकने लगे तो भी संकट हो सकता है। व्यवस्था लेके चलना है, खराब थोड़ी करना है, जनता के लिए काम करना है।
वो तो राजनीतिक खींचातानी में एक दूसरे की टांग खिंचाई करते रहेंगे, लेकिन जनता का क्या नुकसान है? तो संविधान निर्माताओं ने बहुत सोच समझ के व्यवस्था बनाई कि लोकसभा में तानाशाही करे और राज्यसभा में टांग खिंचाई करे बार बार। क्योंकि अगर दोनों में बार बार कन्फ्लिक्ट हो रहा है तो नुकसान किसका होगा? जनता का। जैसे आप दिल्ली में देखिए, चीफ मिनिस्टर जेल में है, वो गद्दी छोड़ने को तैयार नहीं, कायदे से छोड़ देना चाहिए। तो भाई आप सीएम को दिन भर बहुत सारा काम होता है, इस पर एक शॉर्ट भी हम छोटा सा बनाए थे, बहुत सारा काम होता है। आप ईमानदार हैं, चिल्लाने से थोड़े काम चलेगा। आप फिलहाल तो जेल में हैं, तो महीना भर से जेल में बैठे हैं, तो उगले का काम कौन करेगा भाई? आप किसी और को बनाइए, हटिए वहां से। तो ये सब अजीब व्यवस्थाएं कि अगर नेताओं के हाथ में दे दिया जाए तो बेच खाएंगे व्यवस्था को। तो इसलिए संविधान बहुत सोच समझ के और बहुत संतुलन के साथ बनाया गया है कि हर जगह लोकसभा ने भारी पड़ जाए और हर जगह राज्यसभा ने टांग खिंचाई करे। तो इसीलिए व्यवस्था दी गई है किसकी? ज्वाइंट सिटिंग। ठीक, चलिए अब इसमें भी कुछ फैक्ट आते हैं कि जो ज्वाइंट सिटिंग होता है तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? भाई दोनों साथ बैठेंगे तो कौन लीड करेगा? हु विल लीड द ज्वाइंट सिटिंग? लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, लिख लीजिए। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर विल लीड द ज्वाइंट सिटिंग। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ठीक है, लोकसभा स्पीकर विल लीड द ज्वाइंट सिटिंग। ठीक, यानी संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेंगे? लोकसभा अध्यक्ष। इनकेस मान लीजिए कि लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित है या तबीयत खराब है, काम करने में सक्षम नहीं है, बाहर गए, तो कौन करेगा? लोकसभा के उपाध्यक्ष। लिख लीजिए, लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, इन एब्सेंस ऑफ स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, इन एब्सेंस ऑफ स्पीकर, डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा विल लीड द ज्वाइंट सिटिंग। लोकसभा के उपाध्यक्ष संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इन एब्सेंस ऑफ स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा के उपाध्यक्ष संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेंगे। ठीक, अब इन केस मान लिया कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ना हो तो कौन करेगा? तो अब देखिए, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नहीं तो फिर कौन करेगा? राज्यसभा का उपसभापति करेगा। लिख लीजिए, इन एब्सेंस ऑफ बोथ, दोनों की अनुपस्थिति में, दोनों की अनुपस्थिति में राज्यसभा का उपसभापति संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा। डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा विल लीड द ज्वाइंट सिटिंग। राज्यसभा का उपसभापति संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा। इन एब्सेंस ऑफ बोथ, दोनों की अनुपस्थिति में राज्यसभा का कौन करेगा? उपसभापति। ठीक, यानी जो राज्यसभा का सभापति होता है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, किसी भी दशा में संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होता। समझ गए? लिख लीजिए, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा का सभापति, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा का सभापति किसी भी दशा में संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं करेगा। विल नॉट लीड द ज्वाइंट सिटिंग इन एनी केस। किसी भी दशा में संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं करेगा। विल नॉट लीड द ज्वाइंट सिटिंग इन एनी केस। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वह किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। बिकॉज ही इज नॉट द मेंबर ऑफ एनी हाउस। क्योंकि वह किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। तो जब वो किसी हाउस का मेंबर नहीं होता तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता भी वो नहीं कर सकता। समझ गए? क्योंकि वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। बिकॉज ही इज नॉट द मेंबर ऑफ एनी हाउस। ठीक है, तो राज्यसभा के सभापति कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट। तो किसी भी हाल में इनको अध्यक्षता नहीं दी जाती। क्लियर? अब ये जो ज्वाइंट सिटिंग है अब तक 3 बार हुआ है। इसलिए संयुक्त बैठक अब तक 3 बार हो चुका है। ज्वाइंट सिटिंग हेल्ड अप टू नाउ बाई 3 टाइम्स। संयुक्त बैठक अब तक 3 बार हुआ है, 3 टाइम्स। पहला लिख लीजिए 1961, 1961, 1961,
डेट भी लिखना चाहे तो 6 मई 1961 है, 6 ऑफ मई 1961। कानून था दहेज विरोधी अधिनियम, एंटी डाउरी एक्ट, दहेज विरोधी अधिनियम, एंटी डाउरी एक्ट। और उसमें प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे उस समय। जवाहरलाल नेहरू। फिर दूसरा लिखिए, 16 मई 1978, 16 ऑफ मई 1978। ये बैंकिंग सेवा को लेके था, बैंकिंग सर्विसेज, बैंकिंग सेवा। और इस समय प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई। ठीक। और तीसरा लिख लीजिए, 26 मार्च 2002, 26 ऑफ मार्च 2002। कोटा आपको पढ़ाया था, आर्टिकल 22 बताया था, प्रिवेंशन एक्ट। तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी। तो अब तक कितनी बार हुआ है संयुक्त बैठक? 3 बार हो चुका है। हालांकि इसका कुछ खास मतलब नहीं रहा। ये ऐसी चीजें थी कि जबरदस्ती वाली थी, जिसे बोलते हैं जबरदस्ती गला पकड़ के लोकसभा पास करा देगी राज्यसभा के विरोध के बावजूद। तो इसका कुछ खास मतलब भी वैसा कुछ है नहीं। ये संख्या बल के आधार पर भी कुछ कर नहीं सकते आप, क्योंकि जो मामले होते हैं, बताया था कि हमारा देश बहुत जटिल देश है। सामाजिक समस्याएं हो या आर्थिक समस्याएं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, आप इतने सिंप्लीफाई करके नहीं समझ सकते। जैसे उस दिन आर्टिकल 44 बता रहे हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड, बहुत सारी गंभीर समस्याएं हैं उसको लागू कराने में। अब जैसे डॉवरी था, दहेज था, दहेज एक सामाजिक बुराई थी, भयंकर बुराई थी। जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर, तो उनको लगता था कि बड़ी खराब समस्या है, इसे हमें ठीक करना चाहिए, इसके लिए बहुत कड़ा कानून बनाना है, सख्त कानून, ताकि कानून के डर से लोग इसको न मांगे, लोग दहेज। राज्यसभा सपोर्ट में नहीं थे, लेकिन अड़े हुए थे कि नहीं भाई, कड़ा कानून है, इसको पास करना ही चाहिए, खराब है। तो जबरदस्ती जो है ज्वाइंट सिटिंग करा के पास करा दिया। और दहेज डौरी एक बहुत खराब कानून है, कड़ा कानून, कि कड़ी सजा दी जाती है कि एक शिकायत भी होगी 7 साल के लिए अंदर, पूरा खानदान चला गया, जिसका इसका नाम होता है पूरा ससुराल अंदर चला गया, ताकि लोग दहेज मांगने की हिम्मत न करें। लेकिन एक्ट कड़ा बन गया, कड़ा कानून बन गया, तो क्या इससे दहेज खत्म हो गया? खत्म तो नहीं हुआ। और उल्टे इसको स्वीकारोक्ति मिल गई, एक्सेप्टेंस है, दहेज को सामाजिक रूप से स्वीकृति मिल चुकी है कि हम बारात जाएंगे तो खाली ट्रैक्टर लेके जाएंगे। काहे लिए? फ्रिज, सोफा, अलमारी, टीवी, एसी कैसे आएगा? ये क्या है कि कानून बनाने से दहेज खत्म हो गया? कुछ नहीं खत्म हुआ। या पोटा जैसे एक्ट बनाए गए, पोटा बताया कैंसिल कर दिया गया 2004-5 में आते आते। कानून बनाने से आप समस्या का समाधान नहीं कर सकते। हर समस्या का समाधान कड़ा कानून नहीं होता। जो सामाजिक समस्याएं होती हैं उनको सामाजिक तरीके से हल करना चाहिए, मानसिक समस्याएं मानसिक तरीके से हल करना चाहिए। हर जगह कानून नहीं हो सकता, कानून से चीजें सही नहीं हो सकती, वो सब गंभीर समस्याएं और क्रिएट कर देते हैं, या लोग अब रूप बदल देते हैं उसका, दहेज का स्वरूप बदल चुका है, कोई बातचीत नहीं। और जितने उसमें केस हुए भी हैं, डॉबरी एक्ट में ऐसा नहीं केस नहीं हुए, 90% ज्यादा केसेस फर्जी हैं। डॉबरी एक्ट में जितने भी आपने केस अगर सुने होंगे, दहेज वाले केस जितने भी आपने सुने होंगे, 90% ज्यादा केसेस फर्जी होते हैं। सास बहू का झगड़ा हो गया, पति पत्नी में झगड़ा हो गया, और बोल दे कि दहेज मांग रहे थे, पूरा ससुराल अंदर चला गया। 90% ज्यादा फर्जी केसेस चलते हैं। कुछ जेन्युइन केसेस भी हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत रेयर है, कि जो है कि ससुराल पक्ष और मायके पक्ष में झगड़ा हो गया, बोले दहेज मांग रहे थे, जाइए अंदर जाइए, पूरा खानदान चले गया। पति पत्नी में झगड़ा हो गया, वाइफ सुसाइड कर ली, ससुराल वाले दहेज मांग लिए, दहेज, चलिए सब लोग अंदर चलिए। तो बहुत गंभीर समस्या है कि यूज से ज्यादा क्या हुआ, मिसयूज। तो कानून बनाना समस्या का समाधान नहीं होता, सही तरीके से उसको इम्प्लीमेंट है। जो सामाजिक समस्या है सामाजिक तरीके से हल कीजिए, तो उसके लिए सोशल अवेयरनेस स्कीम या बाकी चीजें लानी चाहिए। बाकी देशों में तो ऐसी समस्याएं नहीं, हमारे यहाँ ही समस्या, तो उसको दूसरे तरीके से हल करना चाहिए।
तो जब भी हुआ ऐसा कुछ खास इसका नहीं निकला, तो ये जबरदस्ती वाला है तो जरूर, लेकिन कुछ खास इसका इस्तेमाल नहीं। ठीक, चलिए अब क्या है कि जब दोनों सदनों से बिल पास हो गया, मान लीजिए कि ज्वाइंट सिटिंग हुआ, ज्वाइंट सिटिंग के बाद बिल क्या हो गया, पास हो गया। जैसे बताया कि लोकसभा से पास करके कहाँ भेजा गया, राज्यसभा, या राज्यसभा से पास करके लोकसभा। झगड़ा हुआ तो संयुक्त बैठक भी करा लिया। दोनों सदनों से पारित हो गया, दोनों सदनों से पारित होने के बाद इसको कहाँ भेजा जाएगा, लिख लीजिए। आफ्टर पास फ्रॉम बोथ हाउसेस, दोनों सदनों से पारित होने के बाद आफ्टर पास फ्रॉम बोथ हाउसेस, दोनों सदनों से पारित होने के बाद द बिल सेंट टू प्रेसिडेंट, विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। द बिल सेंट टू प्रेसिडेंट, विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है या भेजा जाएगा। तो जब राष्ट्रपति के पास बिल भेजा गया कि भैया दोनों हाउस ने पास कर दिया, अब आप देखिए तो राष्ट्रपति क्या करेंगे, तो राष्ट्रपति के पास जो ऑप्शन होगा, लिखे अनुच्छेद 111, आर्टिकल 111। तो राष्ट्रपति के पास किस अनुच्छेद से शक्तियां होंगी, 111 से। अब अनुच्छेद 111 देखिए क्या है। तो जब दोनों सदनों से मामला पास होके जाएगा किसके पास, राष्ट्रपति के पास। तो राष्ट्रपति के पास कौन से अनुच्छेद से शक्तियां होती हैं, 111। अब 111 में राष्ट्रपति के पास बिल गया कि ये बिल आया है पास होने के लिए। तो जब राष्ट्रपति के पास विधेयक पारित होने के लिए गया, तो इस अनुच्छेद 111 में राष्ट्रपति के पास 3 ऑप्शन होते हैं। कितने ऑप्शन होते हैं, 3। पहला लिखिए, 111 में ही पहला पॉइंट बनाइए। पहला पॉइंट तो सिंपल होगा कि राष्ट्रपति ने उस विधेयक को सहमति दे दी, प्रेसिडेंट गिव हिज असेंट टू द बिल। राष्ट्रपति विधेयक को अपनी सहमति दे देंगे, यानी साइन कर दिया, तो वो बिल क्या बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा। राष्ट्रपति विधेयक को अपनी सहमति दे देंगे तो विधेयक क्या होगा, अधिनियम बन जाएगा, देन बिल बिकम एक्ट। ठीक, तो जब राष्ट्रपति ने उस बिल को अपनी सहमति दे दी तो बिल क्या बन गया, एक्ट बन गया। एक काम हो गया। ठीक, पहला पॉइंट कंप्लीट। ठीक, काम खत्म हो गया उस बिल का। यानी राष्ट्रपति ने विधेयक को बताया था कि बिना राष्ट्रपति की सहमति के कोई भी बिल एक्ट नहीं बनेगा। तो जब 111 मामला गया, इन्होंने बिल को अपनी सहमति दे दी, बिल क्या बन गया, एक्ट बन गया। ठीक, फिर दूसरा मामला क्या होगा कि राष्ट्रपति के पास मामला पहुंचा, राष्ट्रपति उस पर विचार किए। अब राष्ट्रपति को लगा कि जैसे मान लीजिए कोई बिल आया है, इस बिल पर कुछ कमियां हैं या कुछ इसमें संशोधन होना चाहिए, कुछ जोड़ देना चाहिए या कुछ घटा देना चाहिए, या ऐसे ही वापस कर दिया कि आप इसको रिकंसीडर कीजिए। तो राष्ट्रपति उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए संसद को क्या कर सकता है, लौटा सकता है। लिख लीजिए दूसरा ऑप्शन, प्रेसिडेंट को रिटर्न दैट बिल, राष्ट्रपति उस विधेयक को अपनी अनुशंसाओं के साथ या बिना अनुशंसा के, प्रेसिडेंट could return that bill for reconsideration of parliament, अपनी अनुशंसाओं के साथ या बिना अनुशंसा के, अपनी अनुशंसाओं के साथ या बिना अनुशंसा के पुनर्विचार के लिए वापस कर सकते हैं, फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ पार्लियामेंट। अपनी अनुशंसाओं के साथ या बिना अनुशंसा के पुनर्विचार के लिए क्या कर सकते हैं, वापस कर सकते हैं। ठीक, तो जब राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए वापस कर देंगे, मामला रिटर्न कर दिया, उसमें अपने पॉइंट दे सकते हैं या ऐसे ही भेज दिया। अब संसद ने उस पर विचार किया। जब संसद ने विचार किया तो संसद को मान लिया लगा, राष्ट्रपति ने कहा ठीक, नहीं लगा, संसद ने उसको दोबारा बिना किसी राष्ट्रपति की बात माने दोबारा उसको एज इट इज भेजा। जब दोबारा संसद उनको राष्ट्रपति के पास भेजेगी तो दोबारा राष्ट्रपति अपनी सहमति देंगे, उसको वापस नहीं करेंगे। यानी जो राष्ट्रपति ने भेजा वो कितनी बार भेज सकते हैं, लिखिए बट वंस, लेकिन केवल एक बार, दोबारा नहीं कर सकते। ठीक, अब ऐसा क्यों किया गया, जब दोबारा नहीं कर सकते, मान लीजिए पहली बार में ही जब आपको पता है कि दोबारा नहीं कर सकते तो पहली बार ही क्यों भेजा, तो टाइम पास वाली सिस्टम आ गया। तो टाइम पास हुआ ना,
कि भाई क्यों वापस किए, जब पता है कि दोबारा उसे भेजेंगे तो आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा। तो देखिए इसमें दो बातें हैं। पहली बात तो यह है कि राष्ट्रपति की स्थिति हमारे यहाँ संविधान में बिल्कुल गार्जियन वाली है। जैसे घर में दादाजी नानाजी टाइप के लोग होते हैं ना, बुढ़े टाइप के लोग, तो इनकी स्थिति होती है। अब आपके दादाजी या नानाजी जो भी बुढ़ऊ लोग हैं, वो आपको आपको किसी काम के लिए मना नहीं कर रहे हैं, किसी काम के लिए टोक नहीं रहे, तो आप मान के चलते हैं कि वो आपसे सहमत है, आप मान लेते हैं, सहमति है उनकी, मान लेते हैं। मान लिया कि आपने जीवन से जुड़ा हुआ आपने बहुत बड़ा फैसला लिया कि नहीं हम करेंगे, प्रस्ताव दादाजी के पास गया कि भाई लड़का ये करना चाहता है। दादाजी ने अगर प्रस्ताव एक बार में स्वीकार कर लिया तो ठीक, दादाजी ने मान लिया प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया कि नहीं भाई ये व्यवस्था ठीक नहीं है, समाज में बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, क्या मुंह दिखाएंगे, हम आपके प्रस्ताव से सहमत नहीं है, इसको नहीं करना चाहिए। दादाजी ने आपका प्रस्ताव क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। किस पर विचार कीजिए, मेरे हिसाब से ठीक नहीं। तो आप विचार करते हैं, कुछ समय लगता है कि दादाजी ठीक ठाक कह रहे हैं, फिर लगता है दादाजी कई दिन जिंदा रहेंगे, तो चले जाएंगे कुछ दिन बाद, जिंदगी तो हमें जीनी अपने हिसाब से जिए। तो आप अपने फैसले पर अड़े रहते हैं कि नहीं हम करके रहेंगे, और अड़ जाएंगे कि हम करके रहेंगे, तो दादाजी बेचारे क्या करेंगे, कुछ कर सकता है? ठीक है। बोले जाओ भैया जो मर्जी है सो करो, बस हम बारात नहीं जाएंगे, वो क्या करेंगे? इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं दादाजी, कुछ कर सकते हैं? कुछ नहीं, इससे ज़्यादा तो कुछ करेंगे नहीं। लेकिन यही करना काफ़ी हो जाता है कि अगर पहली बार में वो सहमति दे देते तो आप बड़े खुशी खुशी काम कर लेते, लेकिन दादाजी मना कर दिए, तो इससे आपके दिमाग में बन जाता है भाई समाज में गलत संदेश जाएगा, भाई आप अपने घर के बड़े बुजुर्गों को नहीं सुन रहे तो सोसाइटी की क्या इज्जत करेंगे, समाज आपका बाइकआउट करेगा, बहिष्कृत हो जाएगा। तो आधों का फैसला तो दादा दादी की वजह से रुका हुआ है कि मम्मी पापा को समझा लेंगे, दादाजी कौन समझाएगा, वो तो समझेंगे तैयार नहीं। आधों का फैसला दादाजी के इंतजार में रुका हुआ है कि वो मरे तो फिर अपना काम किया जाए, मर ही नहीं रही। समझ गए? तो अगर एक बार उन्होंने वापस कर दिया तो फिर तो गए आप, बहुत मुश्किल है। तो वही है, राष्ट्रपति ने एक बार में साइन कर दिया तब तो ठीक है, लेकिन अगर रोक दिया तो बहुत मुश्किल, फिर सरकार को मुंह दिखाना मुश्किल हो जाता है। जैसे 2001 में, 2002 की बात है, फरवरी 2002 में गुजरात में गोधरा कांड हुआ। तो गोधरा कांड हुआ तो उस समय अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर थे, तो बीजेपी का एंटी मुस्लिम चेहरा बना कि भाई मुसलमानों को बहुत बुरी तरीके से मारा काटा गया, बड़े खराब रेपुटेशन आई। जुलाई 2002 में राष्ट्रपति का चुनाव होना था। तो जब राष्ट्रपति का चुनाव होना था तो उस समय प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी, तो होशियार नेता थे, उनको पता था कि हमारी छवि इस समय क्या है, खराब चल रही। तो अपनी छवि ठीक करने के लिए उन्होंने राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को, जो मुसलमान थे। तो अब्दुल कलाम को इसलिए राष्ट्रपति का उम्मीदवार नहीं बनाया गया कि बड़े भारी विद्वान थे, मिसाइल मैन थे, बड़े जानकार थे। उनको राजनीति के तहत बनाया गया कि भाई उनका मुस्लिम चेहरा दिखाई दे कि हम मुसलमानों को भी फेवर कर रहे हैं। हालांकि वो थे भी पढ़े लिखे आदमी, लेकिन मेन टारगेट क्या था, मुसलमान थे, कि छवि सुधरे कि हम मुसलमान को भी राष्ट्रपति बना सकते हैं, क्योंकि गुजरात में बड़ी बेइज्जती हुई थी मुसलमानों के नाम पर। तो उन्होंने मुस्लिम फेस के रूप में अटल बिहारी अब्दुल कलाम का नाम प्रस्ताव किया, सपोर्ट मिला उनको अच्छा खासा, राष्ट्रपति बन गए। जब राष्ट्रपति बने तो राष्ट्रपति बनने के बाद उनके पास जो पहला विधेयक भेजा गया था, पोस्टल रिफॉर्म, अरे ये था पॉलिटिकल रिफॉर्म बिल, डाक सुधार विधेयक। अब यानी जो, सॉरी डाक सुधार कह रहे हैं, पॉलिटिकल रिफॉर्म बिल, राजनीति सुधार विधेयक, कि राजनीति में क्या क्या सुधार होने चाहिए, नहीं होता कि राजनेताओं क्या क्या योग्यता है, क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन, तो उस पर कानून बना के भेजा गया, क्योंकि उसमें राजनीति का अपराधीकरण बहुत ज़्यादा हो चुका था। तो उन्होंने प्रस्ताव पढ़ा, पढ़े लिखे आदमी थे, पहला बिल था, ढंग से उन्होंने पढ़ लिया। उनका ये बिल जो है कि राजनीति को सुधारने वाला नहीं और खराब करने वाला है। दो चार पॉइंट उनका काट पीट के, दो चार पॉइंट अपना जोड़ के वापस कर दिए, किसको पुनर्विचार कीजिए। अब सरकार तो बैकफुट पर आ गई, अगर एक बार में कर देते तो ठीक है, एक राष्ट्रपति बनाए, ऊपर से कह रहा है बिल खराब है। अब अगर सरकार वैसे ही उसको, सरकार क्या करे, दोबारा भेज देती, तो दोबारा वो क्या करते, साइन करते ही करते, लेकिन इससे गलत संदेश जाएगा जनता में, अखबारों में छपेगा कि जब राष्ट्रपति मना कर रहे हैं तो जबरदस्ती करवा रहे हैं, मतलब सरकार क्या है, चोर है। तो सरकार की छवि क्या बनी, गलत बनी, सरकार को नुकसान हुआ। समझ गए? तो जनरली राष्ट्रपति किसी भी बिल को मना नहीं करते, लेकिन अगर कर दिया तो फिर सरकार की बड़ी भारी बेइज्जती हो जाती है, फिर उसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है सरकारों के लिए।
ठीक, तो ये कंडीशन बड़ी कठिन होती है, समझ गए। एक तो ये होता है कि एक वापस नहीं करेंगे लेकिन कर दिए तो फिर फंस जाएगी सरकार। दूसरी चीज इसमें ये होती है, अब राष्ट्रपति के पॉइंट ऑफ व्यू से देख, संसद के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, लोकसभा में आपको बताया 543, 543, राज्यसभा में 233, इतने लोग इतने समय से मेहनत कर रहे थे, बताया था। 3 वाचन वहाँ, वहाँ कमेटी बनी, वहाँ से पास होके वहाँ गया, इधर हुआ उधर हुआ, फिर वहाँ से पास होके यहाँ आया, यहाँ कमेटी बनी, यहाँ 3 रीडिंग हुआ, साल भर मान लीजिए लग जाएगा कानून बनने में। तो टोटल 776 लोग साल भर से मेहनत कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, कई बार वोटिंग हुई, कई बार डिस्कशन डिबेट हुआ, कई एक्सपर्ट आए, सब कुछ सलाह ली गई, और इतने लोगों की मेहनत करने के बाद जब भेजा गया तो एक आदमी कह रहा है कि ये गलत है। तो एक आदमी के गलत होने की संभावना ज्यादा है कि 776 लोगों के गलत होने की संभावना ज्यादा है? कौन ज्यादा गलत हो सकता है, एक या 776? भाई 776 लोग साल भर से गलती थोड़े करेंगे आप, इतने भी खुल्लम खुल्ला नहीं है चिल्ला चिल्ला के वोट कर करके गलती करेंगे। समझ रहे हैं इस बात को? भाई 776 लोग मिलकर थोड़े एक काम करेंगे, एक आदमी कह रहा है गलत। अगर इनकी बात मान ले, अगर, तो ये मूर्ख है, और इनकी बात न माने, इनकी बात माने तो ये मूर्ख है। तो किसके मूर्ख होने की संभावना ज्यादा है? एक के। 776 लोग मिलकर मूर्खता नहीं करेंगे, समझ गए। तो इसीलिए कहा गया कि हर बार ना उंगली करें आप, एक बार दे दिए ठीक है, हमने विचार कर लिया, बार बार नहीं करिए। दोबारा विचार करने का मतलब है 776 लोग के ऊपर क्वेश्चन मार्क लग गया ना कि भाई ये गलत है, इसका मतलब। तो हमारे यहाँ बताया ना कि चीजों को बहुत सोच समझ के बनाया गया, बहुत ही बैलेंस वे में किया गया, समझ गए। ये बस एक आईना दिखाते हैं कि हाँ एक बार गलत है, आप विचार कर लीजिए, बाकी करना उन्हें ही है। कई बार ये इसलिए रखा भी गया है कि कई बार मेजोरिटी भी सही फैसले नहीं देती, लोकतंत्र वो मेजोरिटी का खेल है। हो सकता है मेजोरिटी जानबूझ के गड़बड़ कर रही, जानबूझ के गड़बड़ कर रही, तो राष्ट्रपति इसीलिए बिठाए गए। भाई सारी पावर इन्हीं को इसीलिए नहीं दी गई, एक पावर इनको भी एक दे दिया गया कि एक हाथ आप भी मार दीजिए, लेकिन एक बार बार नहीं। आईना दिखा देंगे, पब्लिक तक मैसेज जाएगा, फिर जनता देखेगी क्या करना है, वो बस एक नजर दिखा देंगे ये गड़बड़, बाकी साइन आप जबरदस्ती करवा रहे हैं करवा लीजिए, समझ गए। चलिए, तो कितने ऑप्शन हो गए? 2। अब आएगा तीसरा, तीसरे पर हम लोग कल विचार करते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं, समझ गए। चलिए मिलते हैं।